नमस्कार। एनालाइजर में आपका स्वागत है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की अगली कक्षा में हम चलेंगे। इससे पहले हमने जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम है उसके अंतर्गत अध्याय 2 की शुरुआत कर ली थी और अध्याय 2 के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि मूल रूप से हमको 3 धाराएं पढ़नी है, लेकिन एक धारा और एक्स्ट्रा जो था उसके विषय में भी बात कर लेता हूं। तो हमने देखा था कि अध्याय 2 के अंतर्गत हमको केवल 3 धाराएं पढ़नी थी, जिसके अंतर्गत था एक धारा 3 स्वयं में, फिर था धारा 4 और फिर था धारा 5। लेकिन इसी के क्रम में मैंने एक बात बताई थी कि इसके अंतर्गत एक और धारा पढ़नी पड़ेगी जिसका नाम होगा धारा 3 क। जाहिर सी बात है, जब मूल संविधान लागू हुआ होगा तो जो धाराएं होती हैं वो क्रम से होती हैं, यानी पहले 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 5 होगा। यानी इसके बीच में अगर कहीं पे धारा 3 का क आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये जो है कहीं ना कहीं बाद में संशोधन किया गया होगा इस अधिनियम को, और उसमें कुछ और चीजें जोड़ने की जब बात आई होगी जो धारा 3 से संबंधित होगा या विधिक सेवा प्राधिकरण से ही संबंधित होगा, तो हम उसको धारा 3 क के अंतर्गत संसद ने उसे जोड़ा होगा। जाहिर सी बात है। तो अब हम देखेंगे धारा 3 क के बारे में। तो धारा 3 क के विषय में हम देखते हैं कि धारा 3 क क्या है। धारा 3 क ये क्या है? धारा 3 क तो इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति। क्या पढ़ेंगे? उच्चतम यानी सुप्रीम कोर्ट का उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति। हमने क्या पढ़ा था? पहले हमने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के विषय में पढ़ा था धारा 3 में। सबसे पहली बात तो यही देख लीजिए कि धारा 3 क के अंतर्गत जो प्रावधान कर रहे हैं ये कब बाद में इसको संशोधित किया होगा। तो यहां से एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसे संशोधित कब किया गया। तो 1994 में इसे नया जोड़ा गया, यानी धारा 3 क कब जुड़ा? तो आपका उत्तर होना चाहिए 1994 में जोड़ा गया। ठीक। और धारा 3 का क्या कहता है? कहता है कि ये जो है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसको कि हमने देखा धारा 3 में, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, जिसको हमने देखा था क्या? धारा 3 के अंतर्गत देखा था। यही राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो होगा वह एक नया समिति का गठन करेगा जो कि धारा 3 क के अंतर्गत किया जाएगा, और इसी समिति का नाम होगा उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति। यानी उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के गठन की जिम्मेदारी या गठन कौन करता है? तो आप कहेंगे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ही इसका गठन करता है। अच्छा, ये जो एक प्राधिकरण तो था ही था, लेकिन फिर इस उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के गठन करने की क्या आवश्यकता पड़ी? तो आवश्यकता ये पड़ी कि भाई जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है उसमें जब आप उसके संरक्षक को, मुख्य न्यायाधीश को उसका संरक्षक बना रहे हैं, या उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश वर्तमान में है या फिर जो रहा है उसको आप उसका अध्यक्ष बना रहे हैं, कार्यकारी अध्यक्ष, तो उनके पास काम का लोड बढ़ जाएगा, वर्कलोड बढ़ जाएगा। और जो छोटी मोटी चीजें हैं उन छोटी मोटी चीजों के लिए एक छोटी समिति ही पर्याप्त है। उसी उद्देश्य से यह समिति बना दी गई कि भाई जो छोटे मोटे काम होंगे वो ये समिति करेगी। कुल मिला के यह समिति क्या काम करेगी? अगर पूछेंगे कि राष्ट्रीय उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति क्या काम करेगी, तो इसको जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो भी काम बताएगा, जो भी काम इसको सौंपेगा, वो सारे काम करेगी कौन? उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति। क्लियर है?
सबसे पहला बात तो यहां पे स्पष्ट हो गया कि इसको बनाने की जिम्मेदारी किसकी है, उच्च राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण जो समिति बनाता है धारा 3 का के अंतर्गत, उसको कहा जाता है उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति। क्लियर है। अब हम देखेंगे कि ये जो समिति बनेगी, इस समिति में भी तो कोई सदस्य होगा, कोई अध्यक्ष होगा। जैसे हमने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण में हमने देखा था कि जो क्या बोलते हैं, उच्चतम न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो उसका संरक्षक होता है। फिर उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश है या रहा है, वो उसका मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष होता है। उसी प्रकार से इसमें भी तो कुछ बातें ऐसी होंगी। तो ये जो बात बताया ये लिखा गया है उपधारा 1 में। अब उपधारा 2 की बात करते हैं कि इस समिति का गठन कैसे होगा। तो यहां पर लिखता हूं मैं समिति का गठन। ठीक, का गठन, समिति के गठन के बारे में बात करता हूं कि इसमें कौन अध्यक्ष होगा, कौन सदस्य होगा। तो समिति का जो गठन होगा वह उस समिति के जो अध्यक्ष होंगे या सदस्य होंगे उसको नाम निर्देशित करने का, नाम निर्देशित मतलब ये जो सदस्य या अध्यक्ष होंगे वो अनुशंसित सदस्य या अध्यक्ष होंगे। यानी समिति का जो सदस्य होगा या अध्यक्ष होगा, सबसे पहला तो ये समझ लीजिए समिति का गठन होगा, इसमें जो भी सदस्य हो, अध्यक्ष हो, क्या बोलते हैं, सदस्य हो या फिर अध्यक्ष हो, जो भी हो, इस समिति में जो भी बनेंगे उन सभी का नाम निर्देशन करने का काम कौन करेगा, करेगा कौन, तो ये होगा मुख्य न्यायमूर्ति। यानी यह जो समिति बन रहा है, यह समिति पूर्ण रूप से मुख्य न्यायमूर्ति के अनुसार ही बनेगा, यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अनुसार ही बनेगा। इस समिति में ना तो सरकार का इंटरफेयर होगा, ना ही राष्ट्रपति का इंटरफेयर होगा। इस समिति का गठन करने की पूर्ण रूप से जिम्मेदारी मुख्य न्यायमूर्ति की है। अब ये नियुक्त मुख्य न्यायमूर्ति जिसको चाहे उसको अध्यक्ष बना सकता है, जिसको चाहे उसको सदस्य बना सकता है। तो इसके अंतर्गत दो तरीके के व्यक्ति शामिल होंगे या दो तरीके के पद शामिल होंगे समिति के अंतर्गत। पहला तो पद होगा जिसको आप बोलेंगे, क नंबर पॉइंट में लिखता हूं, अध्यक्ष का पद। दूसरा नंबर पॉइंट जो होगा, ख नंबर पॉइंट में लिखता हूं, सदस्य का पद। यानी एक अध्यक्ष और कुछ सदस्यों से मिलकर यह समिति बनेगी। अध्यक्ष कौन होगा, इसकी जिम्मेदारी किसको दी गई है, मुख्य न्यायमूर्ति को। सदस्य कौन होगा, इसकी जिम्मेदारी किसको दी गई है, मुख्य न्यायमूर्ति को। जिसको रिकमेंड कर दे वही अध्यक्ष हो जाएगा, जिसको रिकमेंड कर दे वही सदस्य हो जाएगा। लेकिन आवश्यक रूप से जो इसका अध्यक्ष बन रहा है वह सुप्रीम कोर्ट का न्यायमूर्ति होना चाहिए। अब आपके मन में सवाल यह आएगा कि सुप्रीम कोर्ट का न्यायमूर्ति होना चाहिए, इसका मतलब क्या है, क्या रिटायर वाला चलेगा या जो कार्यकालीन है वही चलेगा। तो उत्तर होगा मेरा कि जो कार्यकालीन है वही चलेगा, यानी जो अभी काम कर रहा है वही इसका अध्यक्ष होगा। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसको लिखने कार्यकालीन ही रखने का मतलब क्या हुआ। देखिए, जब कोई व्यक्ति जिसको उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत विधिक सेवा प्राप्त करनी हो, यानी उच्चतम न्यायालय में कोई केस चल रहा है वहां पर कोई विधिक सेवा प्राप्त करनी हो, वैसी स्थिति में सबसे बेहतर विधिक सेवा कौन दे सकता है, एक रिटायर्ड जज या एक पदासीन जज, कार्यकालीन जज। तो आपका उत्तर होगा कार्यकालीन जज। ठीक। दूसरा जो सदस्य होगा, ये सदस्य कोई भी हो सकता है।
कोई भी हो सकता है। कोई भी हो सकता है का क्या मतलब कि क्या उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसी को भी चाहे उसको इसका सदस्य बना दे? तो इसका उत्तर है नहीं। कोई भी, यानी जो भी व्यक्ति इसका अध्यक्ष सदस्य होगा उसके लिए कुछ योग्यताएं तो होनी ही चाहिए, कुछ अर्हता तो होनी ही चाहिए। जब आप सीजीपीएससी की तैयारी करें, चाहे किसी की भी तैयारी करें, तो आपको तो कुछ ना कुछ पूछता है ना कि आपकी आयु सीमा 30 साल से अधिक ना हो, 40 साल से अधिक ना हो, कम से कम कॉलेज पास आउट करो, पीजी किए रहो, ऐसा। तो जो इसका सदस्य बना रहे हैं उसके पास भी तो कोई अर्हता होनी चाहिए। तो जो भी योग्यता या अर्हता होगी वह केंद्र सरकार इसके लिए नियम बनाएगी। क्लियर है? जो भी योग्यता अर्हता होगी उसके लिए नियम बनाने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है कि केंद्र सरकार भले नियम बनाई, लेकिन उस नियम के अनुसार किसी व्यक्ति को सदस्य बनाना है या नहीं बनाना है, यह अंतिम निर्णय मुख्य न्यायमूर्ति का ही होगा। मेरे ख्याल से यहां तक कोई समस्या नहीं। अब दूसरी बात, अब उपधारा 3 में देखते हैं। धारा 3 क की उपधारा 3। उपधारा 3 में एक महत्वपूर्ण बात है, जैसा कि हमने उसमें देखा था राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण में, उसमें भी एक अध्यक्ष था, कार्यकारी अध्यक्ष था, फिर सदस्य था। उन लोगों से मिलकर वो विधिक सेवा प्राधिकरण बनता था। लेकिन उसके कामकाज का लेखा जोखा रखने के लिए या एक प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति की जा रही थी, जिसको कि आप सदस्य सचिव के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार से यहां पर भी जो एक व्यक्ति नियुक्त होगा, एक अधिकारी नियुक्त होगा, जो कि होगा, जिसका नाम होगा समिति का सचिव। चूंकि ये समिति के लिए काम करेगा, तो इस समिति का सचिव जो कि पूरा लिखा पढ़ी करेगा, या फिर इसी के नाम से जो आदेश पारित होंगे, कुल मिलाकर प्रशासनिक जिम्मेदारी इसी के पास होगी। तो आदेश वगैरह निकलेगा तो इसका सील साइन वगैरह रहेगा, जैसे उसमें था। अब ये जो समिति का सचिव है, इसके लिए भी कुछ योग्यता चाहिए, कोई अनुभव चाहिए, या कोई अर्हता चाहिए। इनकी ये योग्यता, अर्हता या अनुभव के विषय में नियम कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी। ठीक, नियम बनाने की जिम्मेदारी हर स्तर पर देखिएगा केंद्र सरकार की है। ठीक, लेकिन जब केंद्र सरकार नियम बनाती है, जब हमने उसके विषय में देखा था राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के विषय में, तो जब वहां पर केंद्र सरकार नियम बना रही थी या फिर कोई भी चीज लागू करना चाह रही थी या फिर कुछ और भी चीजें कर रही थी, तो वहां पर जो भी नियम शर्तें बनाती थी केंद्र सरकार, वो क्या करती थी? मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह पर बनाती थी। ठीक, मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह पर बनाती थी। नियुक्तियां कौन करता था? वहां पे मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्ति नहीं करता था। नियुक्ति कौन करता था? मुख्य न्यायमूर्ति की सलाह पर या तो केंद्र सरकार करती, या तो राष्ट्रपति करता, या जो भी करते। जैसे अधिकारी कर्मचारी की नियुक्ति करनी है तो केंद्र सरकार कर देगी, या फिर उच्चतम न्यायालय के मतलब वो कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति करनी है तो उसका राष्ट्रपति करेगा, लेकिन मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर भी करेगा, परामर्श पर करेगा। और समिति वाले पार्ट में आप देख रहे हैं जितनी भी नियुक्तियां हो रही हैं, चाहे वो अध्यक्ष की नियुक्ति हो, चाहे सदस्य की नियुक्ति हो, अध्यक्ष के लिए तो कोई अर्हता, कोई योग्यता है ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसके लिए पता ही है कि सुप्रीम कोर्ट का जज होगा, वही बनेगा। अब मान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट में 30 जज हैं और एक मुख्य न्यायाधीश है, 31 जज हैं टोटल। अब 31, एक तो मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश अब जिसको चाहे 30 में से एक को चुन के बना सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं। सदस्य में मान लेते हैं केंद्र सरकार ने कुछ निर्धारित किया कि उसकी उम्र 35 साल होनी चाहिए मिनिमम, कानून का जानकार होना चाहिए, लॉयर होना चाहिए, ऐसा कर दिया।
अब लॉयर तो 5 लाख है, 5 लाख में से किसी को उठा करके बना देगा मुख्य न्यायमूर्ति, उसका कोई प्रश्न नहीं। हर जगह जो नियुक्ति की जिम्मेदारी है वो मुख्य न्यायमूर्ति की है समिति, क्योंकि समिति का गठन ही, समिति का नाम ही जैसा कि है उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति, यानी ये उच्चतम न्यायालय के अंदर एक विधिक सेवा समिति होगा और उच्चतम न्यायालय के अंदर पूरा जो कंट्रोल होगा वो किसका होता है? भारत के मतलब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का होता है। इसीलिए हर काम करेगा मुख्य न्यायाधीश, लेकिन जो नियम आदि बनाने की जिम्मेदारी होगी वो मुख्य न्यायाधीश की नहीं होगी। मुख्य न्यायाधीश केवल और केवल नियुक्ति करेगा। तो यहां पर भी जो नियुक्ति करने वाला है समिति के सचिव का, ये समिति के सचिव का नियुक्ति कौन करेगा? मुख्य न्यायाधीश करेगा। नियम कौन बनाएगा? अनुभव होना चाहिए, अर्हता होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, ये सब के लिए कौन नियम बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगा। इसके टेक्निकलिटी को समझिएगा। यानी कुल मिलाके जो समिति है, समिति को कह सकते हैं कि समिति पर पूरा कंट्रोल किसका होगा? सुप्रीम कोर्ट का होगा। और सुप्रीम कोर्ट का कंट्रोल होने का मतलब क्या है कि मुख्य न्यायमूर्ति का ही कंट्रोल होगा, क्योंकि वहां का जो सबसे चीफ है, जिसके हिसाब से सुप्रीम कोर्ट चलता है, वो होता है मुख्य न्यायमूर्ति। ठीक, तो यहां पर समिति के सचिव का भी नियुक्ति कौन करेगा? तो नियुक्ति करने वाला वही होगा। कौन होगा? मुख्य न्यायमूर्ति, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति। तो यहां पर आप देख लेते हैं कि समिति के सचिव की नियुक्ति भी कौन कर रहा है? मुख्य न्यायमूर्ति ही कर रहा है। हालांकि उसकी योग्यता, अर्हता, ये सब विषय में कौन बनाता है नियम? तो केंद्र सरकार ही नियम बनाएगी। एकदम से याद नहीं रखना है, याद रखोगे तो कितनी धाराएं पढ़नी होगी। मान लेते हैं आपको अधिनियम, टोटल आपके सिलेबस में 15 अधिनियम दिया है। एक अधिनियम के अंतर्गत आप अगर 30-40 धाराएं भी लेकर के चलते हैं औसत, तो आपको 15 छक्का 600 अधिनियम, 600 धारा याद करनी। क्या कर पाएंगे? ये धारा के अंदर उपधारा भी नहीं कर पाएंगे। तो एक कंसेप्ट बिल्डअप करके चलना पड़ेगा। आपसे पूछ दिया कि समिति के मतलब क्या बोलते हैं, समिति का कामकाज कैसे चलेगा या फिर वेतन, योग्यता आदि के बारे में नियम कौन बनाएगा? तो नियम हमेशा केंद्र सरकार बनाएगा। समिति में नियुक्ति हमेशा मुख्य न्यायमूर्ति करेगा। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण में जो भी नियुक्ति होगा वो या तो राष्ट्रपति करेगा या तो केंद्र सरकार करेगा। राष्ट्रपति कब करेगा? जब कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति करनी हो तो राष्ट्रपति करेगा। इसके अलावा जब सदस्यों की नियुक्ति करनी हो तो केंद्र सरकार करेगी। किसमें? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की बात कर। लेकिन कहीं पर भी, जहां पर भी होगा, वो क्या है? बड़ा बॉडी है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, बड़ा संगठन है, बड़ा पावर है उसके पास, तो उसको नियुक्त करने वाले भी बड़े लोग होंगे, जैसे राष्ट्रपति कर रहा है, केंद्र सरकार कर रहा है। लेकिन जितने भी बड़े हो जाओ, चूंकि वो एक कानून का मामला है, तो हमेशा वहां पर कौन करेगा? मुख्य न्यायमूर्ति सलाह देगा। अब यहां पे मुख्य न्यायमूर्ति की पावर बढ़ गई। समिति के मामले में मुख्य न्यायमूर्ति अब नियुक्ति भी करने वाला है। लेकिन आप कहीं पर भी देखें, या तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण धारा 3 के अंतर्गत देखें, चाहे धारा 3 क के अंतर्गत देखें, जितने भी नियम बनाने की जिम्मेदारी है, अर्हता, वेतन, भत्ते, सब के विषय में नियम कौन बनाएगा? केंद्र सरकार ही बनाएगा। यानी आपको एक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसको एकदम मतलब रट्टू तोता की तरह रटना नहीं। नियम बनाने की बात आई, केंद्र सरकार का अधिनियम है, मार दो केंद्र सरकार। नियुक्ति की बात आई, थोड़ा दिमाग लगाओ, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत समिति बन रहा है? तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण में अगर पूछे नियुक्ति कौन करता है, ऑप्शन 4 दे दिया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? कार्यकारी अध्यक्ष की। ऑप्शन 4 दे दिया, मुख्य न्यायमूर्ति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या XYZ, कुछ भी दे दिया। आपका उत्तर राष्ट्रपति होगा। क्यों राष्ट्रपति होगा? उत्तर मैं इसलिए बता रहा हूं, ध्यान से, एकदम कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए, कोई मतलब एक मैथ्स की तरह चलिए। राष्ट्रपति क्यों होगा? क्यों? क्योंकि कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति हो रही है, वो भारत का केवल एक ही होगा।
और जहां पर भी भारत में केवल एक ही व्यक्ति होगा, संभवतः 100%, लगभग 99.999% आप मान के चलिए, वहां पर नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। सदस्य, चूंकि सदस्य के बारे में पता ही नहीं है कि सदस्य कौन होगा, नियम कौन बना रहा है? केंद्र सरकार, तो नियुक्ति भी केंद्र सरकार ही करती। सदस्य सचिव जो होगा, नियम कौन बना रहा है कि कौन सदस्य सचिव बन सकता है, उसकी अर्हता, वेतन, भत्ते, ये सब नियम कौन बना रहा है? केंद्र सरकार। वहां पर भी नियुक्ति केंद्र सरकार ही कर देगी। लेकिन जो भी प्राधिकरण के अंतर्गत होगा वो सब सलाह पर होगा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की। समिति छोटा है तो वहां पर नियुक्ति मुख्य न्यायमूर्ति करेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं। ठीक, चलिए अब धारा 3, उपधारा 3 हो गया। अब देखते हैं उपधारा 4। उपधारा 4 में हमको दो चीजें ध्यान रखनी है। उपधारा 4 के अंतर्गत दो चीजें ध्यान रखनी। पहला तो हमने देखा कि धारा 2 के खंड ख के अंतर्गत, धारा 2 के अंतर्गत हमने दो खंड देखे थे, उपधारा 2 के अंतर्गत दो खंड देखे थे, एक क और एक ख। क में देखा था जिसमें कि अध्यक्ष की नियुक्ति थी, और ख में देखा था जिसमें सदस्य की नियुक्ति थी। चूंकि सदस्य की नियुक्ति कौन कर रहा है, यहां पर भी कौन कर रहा है? मुख्य न्यायमूर्ति कर रहा है। लेकिन इनके लिए नियम कौन बना रहा है? केंद्र सरकार बना रही है। क नंबर पॉइंट के अंतर्गत हमने अध्यक्ष देखा, तो अध्यक्ष में हमने ये देख ही लिया कि अध्यक्ष जो है वो कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट का कोई न्यायाधीश होगा। तो इस सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को वेतन कहां से मिलेगा? तो इसको क्या अध्यक्ष रहने के रूप में वेतन मिलेगा? नहीं, चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश पहले से है, तो जो वेतन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में उसको मिल रहा था, वही वेतन उसको सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में मिलता रहेगा, चाहे वो अध्यक्ष बने चाहे कुछ भी बने। पहला नंबर बात। तो यहां पर, यानी यहां पर हमने देखा सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायमूर्ति जो कार्यकालीन है, जो कि कार्य कर रहा है, तो उसको जो वेतन मिल रहा था, जो भत्ते मिल रहे थे, वो तो मिलते ही रहेंगे। लेकिन सदस्य जो है कोई भी हो सकता है, जिसकी अर्हता, योग्यता, ये सब केंद्र सरकार निर्धारित कर रही, तो ये कोई भी है तो इसका तो कोई वेतन भत्ता तो चाहिए। ठीक, इसके अलावा इसमें देखा कि समिति का जो सदस्य है ये भी कोई भी हो सकता है, उसके लिए योग्यता, अनुभव, अर्हता केंद्र सरकार निर्धारित करेगी, और नियुक्ति कौन कर रहा है? मुख्य न्यायमूर्ति। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, अब क्लियर है, यहां तक बात समझ में आ गई। अभी वेतन भत्ते का आगे एक उसमें करेंगे, एक उपधारा में। अभी कर लेते हैं इसका कार्यकाल का। ठीक, पहले कार्यकाल का देख लेते हैं। इसमें जो है उपधारा 4 में है, ये सचिव जो है, समिति का सचिव जो है एवं सदस्य, इनके कार्यकाल के विषय में बताया गया है। इनके कार्यकाल के विषय में ही क्यों बताया गया? क्यों? क्योंकि यही लोग हैं जो नए नियुक्त हो रहे हैं। अध्यक्ष तो सुप्रीम कोर्ट का जज ही है, तो उसका कार्यकाल तो सुप्रीम कोर्ट के नियमानुसार चलेगा, और सुप्रीम कोर्ट में जो भी व्यवस्था है कार्यकाल को लेकर के 70 वर्ष, 65 वर्ष, 5 साल जो भी है व्यवस्था, उस व्यवस्था के अंतर्गत चलेगा। लेकिन यहां पर ये नए नियुक्त हो रहे हैं, तो इनका कार्यकाल या फिर अन्य शर्त जो होगा वो कैसे निर्धारित होगा? इनका कार्यकाल एवं अन्य शर्तें। तो ये जो कार्यकाल होगा या अन्य शर्तें होंगी, ये निर्धारित करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? तो वो होगी केंद्रीय प्राधिकरण की। ठीक, केंद्रीय प्राधिकरण। केंद्रीय प्राधिकरण मतलब राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। ठीक,
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, उसी केंद्रीय प्राधिकरण इसकी जिम्मेदारी लेगा कि जो इसके सचिव बनेंगे या सदस्य बनेंगे उनका कार्यकाल और अन्य शर्तें क्या होंगी। क्यों क्यों ये ले रहा है? क्योंकि यहां पर ध्यान देने वाली बात है, आपको बताया हूं कि उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, इस समिति को बना कौन रहा है? तो ये समिति बना रहा है कौन? राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। तो यही राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, इसके जो सदस्य अध्यक्ष होंगे राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के, वही बताएंगे कि सचिव या सदस्य का कार्यकाल और शर्तें क्या होंगी। क्लियर है? अब दूसरी बात कि क्या जो समिति बन रही है उस समिति में अध्यक्ष, सदस्य और सचिव, ये तीन ही पदाधिकारी मिलकर के, तीन ही प्रकार के पदाधिकारी मिलकर के सारे काम को कर पाएंगे? तो आपका उत्तर होगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इनको किसी न किसी प्रकार से अन्य जो अधिकारी होंगे या कर्मचारी होंगे उनकी आवश्यकता होगी। तो यहां पर लिखेंगे हम अधिकारी या कर्मचारी की नियुक्ति। अब कहां पर ये अधिकारी और कर्मचारी की नियुक्ति हो रही है? समिति के अंदर हो रही। ठीक, समिति के लिए अधिकारी और कर्मचारी की नियुक्ति किसके लिए हो रही है? समिति के कार्य संचालन के लिए। यानी ये लोग, ये जो समिति बन रहा है इसके लिए ही काम करेंगे, इसके अंतर्गत ही काम करेंगे। यानी अध्यक्ष और सदस्य जो अध्यक्ष सदस्य हैं या समिति का सचिव है उसके काम को थोड़ा हल्का करने का काम करेंगे। अब जो समिति के लिए बहुत टेक्निकल सा है। अब एक बात बताइए, एनालाइजर का एक ऑफिस है, यहां पे जो यहां का मैनेजर है, इसकी बात कर लेते हैं, थोड़ा समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं एक इसका मेन ब्रांच है जहां से ऑफिस संचालित होता है, इसका ब्रांच ऑफिस है जो कि मान लेते हैं नहीं बिलासपुर में ही। अब बिलासपुर में है तो बिलासपुर में एक मैनेजर होगा जो यहां को मैनेज करता होगा। जब यहां का मैनेजर इस ब्रांच ऑफिस को मैनेज करेगा तो यहां पे कितने कर्मचारी चाहिए, कितने काम करने वाले कर्मचारी चाहिए, इसकी जानकारी किसको होगी? इसी मैनेजर को होगी। लेकिन मेन ऑफिस क्या होगा? मेन ऑफिस को इसकी जानकारी नहीं। मेन ऑफिस को काम से मतलब है कि क्लासेस चल रही है प्रॉपर, स्टूडेंट का कोई कंप्लेन तो नहीं है, इस सब का जानकारी है मेन ऑफिस को। लेकिन यहां पर इस ब्रांच ऑफिस में कितना कर्मचारी चाहिए इसकी जानकारी किसको रहेगी? ब्रांच ऑफिस को रहेगी। उसी प्रकार से राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण को आप मेन ऑफिस मानिए और ये जो समिति बन रही है उसके ब्रांच ऑफिस मानिए। तो यहां पर अगर कितने अधिकारी और कर्मचारी की जरूरत है ये कौन निर्धारित, किसको पता रहेगा? तो समिति को रहेगा। ये जानेगा कि कितने अधिकारी और कर्मचारी मुझे चाहिए। अब यहां पर जो नियुक्ति होगी, मैनेजर जो है, मैनेजर अपने नीचे कर्मचारियों अधिकारियों को नियुक्ति करेगा, जो मतलब ऑफिस में, हमारे एनालाइजर के ऑफिस में तो काम करेंगे। ये लोग क्या करेंगे? ये लोग इसको रिपोर्ट करेंगे और ये यहां रिपोर्ट करेगा। लेकिन जब ये कर्मचारी और अधिकारी की नियुक्ति करने लगेगा मैनेजर, तो यहां तो बताएगा ना कि भैया कि मैं कुछ कर्मचारी और अधिकारी की नियुक्ति कर रहा हूं। उसी प्रकार से कितने अधिकारी या कर्मचारी की नियुक्ति करना है किसको पता रहेगा? कितना करना है किसको पता रहेगा? तो ये समिति को पता रहेगा। नियुक्ति कौन करेगी? ब्रांच ऑफिस कर रही है यहां पे नियुक्ति, तो यहां पे नियुक्ति करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? समिति की होगी। क्लियर है? नियुक्ति भी समिति कर रहा है। लेकिन कुछ तो क्राइटेरिया रखा होगा ना मेन ऑफिस ने कि भाई तुमको ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करना है जो कंप्यूटर चलाना जानता हो। ठीक, या फिर मेन ऑफिस को बताना पड़ेगा कि मैं इतने नियुक्ति कर रहा हूं, इतने लोगों की नियुक्ति कर रहा हूं, ये कर रहा हूं कर।
तो ये चाहे तो जितना इसको आवश्यकता है उतना नियुक्ति कर सकता है, लेकिन ये जो भी नियुक्ति करेगा उसके लिए उसको बताना पड़ेगा। किसको बताना पड़ेगा? तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को, क्योंकि उसी ने सबको बनाया है। समिति के अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो, सभी को उसी ने बनाया है, मुख्य न्यायमूर्ति को। कि भाई मैं कर्मचारी की नियुक्ति कर रहा हूं, यानी अधिकारी और कर्मचारी समिति नियुक्त करेगी, जितनी चाहे कर सकती है, जो भी नियम बनाए रहेगी केंद्र सरकार उसके अनुसार नियुक्त करेगी। लेकिन नियुक्ति से पहले वो जो मुख्य न्यायमूर्ति है उसको बताना पड़ेगा कि मैं इस प्रकार से नियुक्ति करने जा रहा हूं। ठीक। अब हम देख लेते हैं उपधारा 6। उपधारा 6 कहता है कि समिति के अधिकारी और कर्मचारी के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तें। ठीक। उपधारा 4 जो देखा था, ध्यान रखिएगा, उपधारा 4 में कार्यकाल और अन्य शर्तें ना, तो अन्य शर्तें जो है इसमें वेतन भी शामिल है ना, अन्य शर्त में वेतन भी शामिल है, वेतन भत्ते इसी अन्य शर्त के अंतर्गत शामिल है, तो इसको अलग से नहीं लिखा है। यानी सदस्य और सचिव और अध्यक्ष का वेतन भत्ता क्या होगा ये केंद्रीय प्राधिकरण निर्धारित करेगी, लेकिन ये कार्यकाल और वेतन भत्ता क्या कौन निर्धारित करेगा? केंद्रीय प्राधिकरण करेगा, अन्य शर्तें जो भी। उपधारा 6 जो कहता है कि जो समिति में, अभी हमने देखा उपधारा 5 के अंतर्गत समिति में किसकी नियुक्ति होनी है? अधिकारी की नियुक्ति होनी है। और किसकी नियुक्ति होनी है? कर्मचारी की नियुक्ति होनी है। इन अधिकारी और कर्मचारी का वेतन, भत्ता, अन्य सेवा शर्त जो भी हो, कितने समय तक काम करेंगे, क्या करेंगे, शर्तें, ये सब कौन निर्धारित करने वाला है? ये सब निर्धारित करेगी कौन? केंद्र सरकार निर्धारित करेगी, लेकिन वह भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से करेगी। ठीक। जहां पैसा वैसा वाला बात आएगा तो पैसा कौन देगा? केंद्र सरकार ही देगी, तो उसी को निर्धारित करता है, केंद्र सरकार करेगी, निर्धारित करेगी, लेकिन परामर्श किससे लेगी? परामर्श लेगी मुख्य न्यायमूर्ति से। थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो रहा है। ठीक। पैसे की बात आई तो तुरंत केंद्र सरकार आ गया, देखे, लेकिन जब कुछ परफॉर्मेंस की बात आएगी तो केंद्र सरकार नहीं आएगा बीच में। काम कैसे करना है, अब इसको, इस उपधारा को पूरा को देखेंगे तो समिति का गठन देखिए। ठीक। समिति का गठन देख लिए, अध्यक्ष का गठन, अध्यक्ष जो है उसको बनाया, वहां पे तो उसको कोई पैसा वैसा देना ही नहीं, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति पहले थे। सदस्य बना रहा है, उसका वेतन, उसका अर्हता योग्यता कौन निर्धारित कर रहा है? केंद्र सरकार कर रही। उसको नियुक्त कौन कर रहा है? मुख्य न्यायमूर्ति कर रहा है। समिति का जो सचिव होगा, इसके लिए भी जो योग्यता अनुभव ये निर्धारित करेगा कौन? केंद्र सरकार। उसके अलावा कार्यकाल और सेवा शर्तें निर्धारित कौन कर रहा है? केंद्रीय प्राधिकरण। ठीक। अधिकारी और कर्मचारी की नियुक्ति जो कर रहा है वो कौन कर रहा है? स्वयं समिति कर रहा है, नियुक्ति खुद कर रहा है, लेकिन उसके लिए जो केंद्र सरकार नियम बनाएगी उसी के अनुसार वो नियुक्ति करेगा। लेकिन जब नियुक्ति करेगा तो मुख्य न्यायमूर्ति से सलाह लेकर के नियुक्ति करेगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो बहुत मुश्किल नहीं है अधिनियम। अब देखते हैं उपधारा बोल रहा हूं, धारा 4। धारा 4 जो कि कहता है केंद्रीय प्राधिकरण के कृत्य। धारा 4 केंद्रीय प्राधिकरण के कृत्य। अब केंद्रीय प्राधिकरण क्या है ये तो आपको पता ही है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ही केंद्रीय प्राधिकरण है। ठीक।
एक केंद्रीय प्राधिकरण बनाएगा। धारा 3 की उपधारा 1 के अंतर्गत पढ़ा था, जिसका नाम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण होगा। तो केंद्रीय प्राधिकरण जब भी बात कहेंगे तो क्या बात करेंगे, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के कृत्य क्या होंगे। अब यहां पर बहुत सारे कृत्य लिखे गए हैं, लेकिन उसको पहले एक समराइज वे में पढ़ लेते हैं, तो आपको आगे कैसे भी प्रश्न आपसे पूछेगा तो आपसे बनेगा। ध्यान रखने वाली बात है कि ये जब भी कोई कृत्य करेगा, चूंकि केंद्र सेंट्रल लेवल का राष्ट्रीय स्तर का ये संस्था है, तो कुछ कुछ काम करेगा। पहला काम करेगा ये नियंत्रण का, अभी समझा दूंगा, बहुत आसान हो जाएगा, अभी पढ़ेंगे तो फिर समझ में आएगा। दूसरा काम करेगा ये समन्वय का। तीसरा काम करेगा ये नीति निर्धारण का। और काम करेगा क्या, प्रोत्साहन का काम करेगा। इस प्रकार के ये काम करेगा। यहां पर आप देखते हैं कि यहां पर जो ये केंद्रीय प्राधिकरण कार्य कर रहा है, वो कोई भी काम करेगा या तो उसमें नियंत्रण होगा। नियंत्रण मतलब जैसे नीचे अब अभी हम आगे पढ़ेंगे कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, उसको नियंत्रित करने का काम करेगा, या फिर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, उसको नियंत्रित करने का काम करेगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के बीच समन्वय, कोऑर्डिनेशन अच्छा हो, उसके लिए काम करेगा उनके लिए। या फिर विधि, यानी ये जो भी नियंत्रण, समन्वय, नीति निर्धारण, प्रोत्साहन का काम कर रहा है, ये किसके लिए कर रहा है, ये काम कर रहा है वो विधिक सेवा के विषय में, विधिक सेवा के विषय में काम कर रहा है। कुल मिलाके यह एजेंसी जो है केंद्रीय एजेंसी है, राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। तो ये परफॉर्मेंस वाला काम नहीं करेगी। परफॉर्मेंस वाला मतलब कार्यान्वयन वाला काम नहीं करेगी, एग्जीक्यूशन का काम नहीं करेगी। एग्जीक्यूशन का काम कोई और करेगा। इस सार को जरूर समझ लीजिए, क्योंकि 15 ठो काम है, और भी काम कुछ और लिख करके दे देगा क्लास उसमें एग्जाम में, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। जहां पर कोई भी सेंटेंस आपको लगेगा जो कि नियंत्रण से संबंधित हो, समन्वय से संबंधित हो, नीति निर्धारण से संबंधित हो, प्रोत्साहन से संबंधित हो, समझ के रखिएगा कि वह राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का ही काम हो सकता है। जहां पर भी काम ऐसा आया जो कि परफॉर्मेंस आधारित हो, एग्जीक्यूशन आधारित हो, कार्यान्वयन आधारित हो, तो आप उसको समझ के रखिएगा कि वह केंद्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का काम तो नहीं हो सकता। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला काम जो कि आपके अधिनियम में लिखा गया है, उसको आप देखते जाइए, उसको मैं लिख नहीं रहा हूं। जहां पर कठिन शब्द आएगा उसको समझा दूंगा। इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन विधिक सेवा उपलब्ध कराने के लिए नीतियां और सिद्धांत अभिकथित करना, पहला नंबर का नंबर पॉइंट, यानी जो भी विधिक सेवा है उसके लिए सभी को विधिक सेवा उपलब्ध हो, इसके लिए नीतियां बनाना या सिद्धांत बनाना। किस प्रकार का काम हुआ, नीति निर्धारण का नंबर पॉइंट किसका हुआ, नीति निर्धारण संबंधित कार्य। दूसरा काम कहता है कि इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने के प्रयोजन से अति प्रभावी और कम खर्चे वाली स्कीम बनाना। स्कीम बनाना मतलब योजना बनाना, एक तरीके से इसी का काम हो सकता है। इसको मैं लिख भी देता हूं अलग से, ताकि इस पॉइंट को आप लोग लिख लेंगे तो आपको समस्या ना हो। यहां पे लिख देता हूं योजना, योजना बनाना। ठीक, नीति निर्धारण अलग कर लेते हैं, योजना अलग कर लेते हैं। ये पॉइंट्स को लिख लीजिएगा, बाकी इधर को बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो अभी बता रहा हूं। ठीक, इसके एक एक काम को याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये पॉइंट लिखिएगा, पूरा काम खत्म। तो दूसरा नंबर पॉइंट क्या कहा कि ऐसी विधिक सेवा उपलब्ध कराने के लिए ये योजना बनाएगी, स्कीम बनाएगी, और उस स्कीम में ध्यान रखने वाली कोशिश ये करेगी। ख नंबर पॉइंट का अगर बात करें, ख नंबर पॉइंट का की पॉइंट अगर बात करें, की पॉइंट, ख नंबर पॉइंट में की पॉइंट बात करें तो ऐसा योजना बनाएगी, ऐसी स्कीम बनाएगी जो कि प्रभावी हो, इफेक्टिव हो, अति प्रभावी हो,
दूसरा बात इसमें ध्यान रखने वाला है कि अति प्रभावी तो बनाना है, लेकिन अति प्रभावी बनाने के चक्कर में महंगा स्कीम नहीं बना देना है कि उसको सेवा देने में ही बहुत खर्च हो जाए। तो ये क्या होना चाहिए, कम व्यय वाला होना चाहिए। ठीक, चल ग नंबर पॉइंट देखें, उसके व्यायाधीन निधियों का उपयोग करना और राज्य अभिकरणों और जिला अभिकरणों का उपयुक्त आवंटन करना। इसको भी लिख देता हूं, निधि आवंटन। ठीक, इसी को बस याद रखिएगा, परेशान नहीं होना है। ग नंबर पॉइंट, ग नंबर पॉइंट कहता है कि इसको जो भी पैसा मिलेगा, केंद्रीय प्राधिकरण को जो भी पैसा मिलेगा उस पैसे को खर्च करेगी। नीति निर्धारण जो भी अभी आगे इसके काम है, उन सब कामों में पैसे को खर्च करना भी एक इसका काम है। और जो पैसा इसको मिलेगा उसमें से कुछ पैसा डिस्ट्रीब्यूट करेगी किसको, जो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण होंगे उनको। ठीक, पैसा कैसे जाएगा पर मालूम है? तो पहला तो हमने देखा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के पास पैसा आएगा, इसके पास जाएगा राज्य सेवा विधिक सेवा के पास, राज्य विधिक सेवा से जिला के पास, और जिला से जाएगा तालुका के पास। तो यहां से पैसा भेजने का काम भी एक इसका है, जो कि ग नंबर पॉइंट में बताया गया है। ठीक, इसीलिए मैं लिख दिया निधि आवंटन। अपना निधि, अपना पैसा जो आएगा उसको तो खर्च करेगा ही, बाकी उसको आवंटित भी करेगा जो राज्य प्राधिकरण है उसको। घ नंबर पॉइंट में देखिएगा, कहता है कि उपभोक्ता संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण या समाज के दुर्बल वर्गों के विशेष महत्व वाले किसी अन्य संबंध में सामाजिक न्याय संबंधी मुकदमा में आवश्यक रूप से कदम उठाना और प्रयोजन के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं को विधि संबंधी कौशल और प्रशिक्षण देना। इसमें है क्या? नहीं, ये प्रोत्साहन के अंतर्गत आप आ सकते हैं। प्रोत्साहन के अंतर्गत आप लिख सकते हैं कि एक तो प्रशिक्षण और प्रशिक्षण लिख सकते हैं इस प्रोत्साहन के अंतर्गत। कुल मिला के कहना ये चाहता है कि सामाजिक न्याय संबंधी जो मुकदमे हैं उसमें अगर कोई काम कर रहा है, मान लेते कोई एनजीओ काम कर रहा है, तो उसको कैसे काम करना है, उसके लिए उसको क्या करना, प्रशिक्षण आदि देना। तो एक तरीके से मैं प्रशिक्षण का काम इसको नीचे लिख देता हूं, प्रशिक्षण का काम करना। अभी तक हमने कितने पॉइंट लिखे? 6 पॉइंट। अगला नंबर पॉइंट कहता है, अंग नंबर पॉइंट कहता है कि हाँ, एक काम क्या हुआ, नियंत्रण, समन्वय, नीति निर्धारण, प्रोत्साहन। एक लिख लीजिए आप इसको प्रचार प्रसार का काम भी यही करेगी। ठीक, प्रचार प्रसार का, जो कि अंग नंबर पॉइंट पे आप देखेंगे क्या बोलता है। बोलता है कि जो ऐसे मतलब प्रचार प्रसार का काम करेगी जिसमें कैंप लगाएगी या फिर ग्रामीण क्षेत्रों में, गंदी बस्तियों, कॉलोनी में दुर्बल वर्गों के अधिकारों लोक अदालत के माध्यम से निपटाने के लिए शिक्षित करने के लिए दोहरे प्रयोजन आयोजित करेगी। यानी लोगों को प्रचार प्रसार करेगी, इस अधिनियम के बारे में लोगों को बताएगी कि आप अपना निपटारा जो है लोक अदालत के माध्यम से कर सकते। ठीक, उसके 2 फायदे होंगे। पहला फायदा क्या हुआ, दोहरा फायदा लिखा है। पहला फायदा, इस अधिनियम के या राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के बारे में लोग जानेंगे यानी शिक्षित होंगे। दूसरा, अगर लोक अदालत के मामले लोक अदालत के तरीके से मुकदमों का निपटान होगा, इसका मतलब क्या होगा कि मुकदमे जल्दी निपट जाएंगे। तो 2 फायदे हो गए। अगला नंबर पॉइंट देखिए, सुलह निपटान को प्रोत्साहित करना। इसमें भी ध्यान रखिएगा, ये खुद से जाकर के प्रोत्साहित नहीं कर रहा है। ठीक, ये प्रोत्साहन में आ जाएगा, लेकिन प्रोत्साहन मतलब आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ये लोग सॉल्व कर ले। लेकिन ध्यान रखिएगा, प्रोत्साहन के लिए नियम बनाएगी, खुद से जाके प्रोत्साहन नहीं करेगी। प्रचार प्रसार करेगी प्रोत्साहन को कि ऐसा हो सकता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। लेकिन कुल मिलाकर इसका काम क्या है, नीति निर्धारण संबंधी ही कार्य है। 6 नंबर पॉइंट देखते हैं, विधिक सेवाओं के क्षेत्र में निर्धारणों की सेवाओं की आवश्यकता अनुसंधान करना, समर्थन करना। इसको लिख देता हूं, अनुसंधान एवं संवर्धन, रिसर्च करना।
कि किस प्रकार से विधिक सहायता दी जाए। ठीक, अगला नंबर पॉइंट लिखा है मूल अधिकारों के बारे में प्रोत्साहित करना, आवश्यक बातें करना, मतलब लोगों को बताना, ये वही है, प्रोत्साहन के अंतर्गत आएगा या जागरूकता के अंतर्गत। मूल्यांकन करना, मूल्यांकन नहीं लिखा हूं क्या, नियंत्रण समन्वय, मूल्यांकन भी लिख देता हूं। ठीक, आप देख लीजिएगा, कहीं पे कोई दिक्कत होगा तो मेरे से कॉल में बात कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बाकी वैसा कुछ है नहीं। अनुदान देना, शिक्षा क्लिनिकों की स्थापना करना, ट नंबर पॉइंट। ट नंबर पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ट नंबर पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। लिखा है कि राष्ट्रीय विधिज्ञ परिषद के परामर्श से नैदानिक विधि शिक्षा के कार्यक्रमों का विकास करना और मार्गदर्शन संवर्धन करना तथा विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, अन्य संस्थाओं, विधिक क्लिनिकों की स्थापना करना और पर्यवेक्षण करना। यानी एक तरीके से ये कानून संबंधी विद्यालय घोषित विश्वविद्यालय बना सकता है, यूनिवर्सिटी बना सकता है, विद्यालय बना सकता है। कुल मिलाकर ये चाहता ये है कि विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत चीजें जल्दी से जल्दी निपटाई जाए। यानी वैसा यूनिवर्सिटी या वैसा कॉलेज भी अगर वो बना रहा है तो उसका उद्देश्य क्या है कि वहां के जो पढ़ाने वाले हैं या बच्चे जो पढ़ेंगे उनको प्रशिक्षित किया जाए अच्छी तरीके से कि विधिक सेवा प्राधिकरण जो अधिनियम है उस अधिनियम के अंतर्गत मुकदमे जो है आसानी से निपट सकते हैं। ठीक, ठ नंबर पॉइंट तो ऐसे ही जागरूकता लिखा है। अंग ड नंबर पॉइंट है अनुसूचित जाति, इसको तो आगे पढ़ेंगे ही, जो कि अनुसूचित जनजाति महिलाओं के बीच महिलाओं को मतलब एक तरीके से जागरूक करना, प्रोत्साहित करना है। अंग नंबर पॉइंट कहना है कि समन्वय करना, चाहे जिला प्राधिकरण है, राज्य प्राधिकरण, उच्चतम न्यायालय, विधिक सेवा समिति, ये सब के बीच एक समन्वय, कोऑर्डिनेशन रहे, जो भी इसके अंतर्गत समितियां या फिर प्राधिकरण बन रहे हैं उसके बारे में बोला है। तो इस प्रकार से धारा 4 हमारा खत्म हो गया। ठीक, धारा 4 के अंतर्गत ये सारे पॉइंट बस याद रख लीजिएगा। नियंत्रण का, समन्वय का, नीति निर्धारण, प्रोत्साहन, योजना, निधि आवंटन, प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान, संवर्धन, मूल्यांकन, बस इतने ही से पूछेगा। जो भी लाइन लिखेगा बस इसी से आसपास में आपको ध्यान रखना है। आपको बस एक ही पॉइंट बोला जिसको कि ट नंबर पॉइंट बोला कि ये विश्वविद्यालय बना सकता है, विद्यालय बना सकता है, लेकिन उसका मूल उद्देश्य वही है कि विधिक सेवा प्राधिकरण का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो, यानी लोग इसका लाभ ले सके। क्लियर है? अब हम देखते हैं धारा 5। धारा 5 क्या है? कहता है केंद्रीय प्राधिकरण का अन्य अभिकरणों के समन्वय से कार्य करना। केंद्रीय प्राधिकरण का अन्य वर्गों के समन्वय से कार्य करना। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन समझ लीजिए, उसको तो रख देना था धारा 4 के अंतर्गत है, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं रखा। कहना यह चाहता है कि केंद्रीय प्राधिकरण इस अधिनियम में अपने कृत्यों का निर्वहन, मतलब जैसा भी वो काम करेगी केंद्रीय प्राधिकरण, तो वो जो भी सरकारी संस्थाएं हैं, गैर सरकारी संस्थाएं, एनजीओ हैं, जो भी हैं, उनसे समन्वय लेकर के काम करेगी और वहां पर जागरूकता फैलाने का काम करेगी। जैसे मान लेते हैं कि कोई कॉलेज में लेक्चर दे सकती है, विश्वविद्यालय में निर्धनों को कैसे विधिक सहायता मिले इस विषय बता सकती है, किसी एनजीओ को ठेका टाइप का दे सकती है कि आपको इसके लिए जागरूकता फैलाना है, तो उसके बीच में कोऑर्डिनेशन होगा, एनजीओ और विधिक सेवा प्राधिकरण के बीच में बातचीत होगा। ये चीज को लिखा है धारा 5 में। क्लियर है? अब हम अगले क्लास में हम देखेंगे अध्याय 3। ठीक, बहुत आसान होगा जैसे यहां पर है। अब यहां पर हमने देखा कि इसके जो कार्य हैं वो नियंत्रण, समन्वय, नीति निर्धारण, प्रोत्साहन, योजना, निधि आवंटन, प्रशिक्षण, प्रचार प्रसार, अनुसंधान एवं संवर्धन, मूल्यांकन संबंधी कार्य हैं। तो अगर हम राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में जाएंगे तो उसमें भी उसके पास क्या होंगे? निधि आवंटन के कार्य होंगे। कैसे? क्यों? क्योंकि राष्ट्रीय से गया राज्य प्राधिकरण के पास, अब राज्य भी तो बांटेगा जिला को।
ठीक, इसके पास भी समन्वय संबंधी कार्य होंगे, इसके पास भी नियंत्रण संबंधी कार्य होंगे, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, क्योंकि नीचे वालों को उसको नियंत्रण समन्वय करना है। लेकिन मुख्य रूप से इसके पास जो कार्य होंगे, इसमें से तो हटा दें, एक कार्य कौन सा होगा, जो कि कार्यान्वयन का कार्य होगा, एग्जीक्यूशन का कार्य होगा, जो कि आगे होगा। अब हम पढ़ेंगे अध्याय 3 में, जिसमें हम बात करेंगे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की। और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण भी सेम उसी तरीके से है जिस प्रकार से हमने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण पढ़ा, और इसमें हम पढ़ेंगे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। अच्छा, ठीक। और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत ही हमको चीजें जो पढ़नी है, वो जिला प्राधिकरण वगैरह सब इसी में आ जाएंगी। यानी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जो है थोड़ा लंबा होगा, धारा 6 से लेकर धारा 11 तक, लेकिन उसके बीच बीच में वही धारा 6 का क ख ऐसे कर करके और भी धारा बनाई गई है 1994 में, तो वो सब चीजें भी हम लोग पढ़ेंगे। नमस्कार, जय हिंद।